Hello everyone, this is Dr. Anjali. Welcome to my YouTube channel. In the today class, we are going to start rotational dynamics part 7 and we will cover the topic radius of gyration एंड थ्योरम ऑफ पैरेलल एंड परपेंडिकुलर एक्सिस। तो ये दोनों टॉपिक स्टार्ट करने से पहले हम एक बार मोमेंट ऑफ इनर्शिया का कंसेप्ट समझते हैं। बिकॉज ऑफ रेडियस ऑफ जायरेशन को समझने के लिए, थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस को समझने के लिए, थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर को समझने के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया का कंसेप्ट समझ में आना बहुत जरूरी है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया जिसे हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, आई से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये वही रोल प्ले करता है जो लीनियर मोशन में मास प्ले करता है। इन द डेफिनेशन इफ आई से कि हाउ डिफिकल्ट इज टू चेंज द रोटेशनल वेलोसिटी। ओके, अगर मान लीजिए कोई बॉडी है रोटेशनल पाथ में मूव कर रही है तो इसको रोटेशन होने में जो डिफिकल्टी आती है दैट इज कॉल्ड मोमेंट ऑफ इनर्शिया। एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं कि मान लीजिए एक बड़ा टायर है और इसके सामने एक छोटा सा टायर लेते हैं। तो जो छोटा टायर है वो फास्ट स्पीड से मूव ऑन हो जाता है एंड जो बड़ा टायर है इट विल टेक टाइम। क्यों? क्योंकि इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है ज्यादा है बड़े टायर का और छोटे टायर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम है, तो इसीलिए ये क्या होगा, फास्ट स्पीड से आगे मूव कर जाएगा। इन द सेम वे अगर हम यहाँ पे एक बॉडी देखते हैं, मान लीजिए कि कोई भी एक रिजिड बॉडी है और ये इसकी सेंटर एक्सिस है। ओके, तो मैं एग्जांपल ले लेती हूँ कि देयर इज टू मासेस, ओके, 2 और 3 मासेस, जैसे ये m1 है और ये m2 है और ये m3 है। ओके, तो यहाँ पे ये सेंटर से r1 डिस्टेंस पे है, ये सेंटर से r2 डिस्टेंस पे है, ये सेंटर से r3 डिस्टेंस पे। तो ऑफ कोर्स इसके इनर्शिया का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, m1 r1 स्क्वायर। ठीक है, व्हाट विल बी द फॉर्मूला ऑफ इनर्शिया, m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर एंड m3 r3 स्क्वायर। बस इसके बाद हम रेडियस ऑफ जायरेशन पे आ जाएंगे, क्योंकि रेडियस ऑफ जायरेशन का कंसेप्ट आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया से ही समझ आएगा। इन द सेम वे मान लेते हैं मैं एक बॉडी लेती हूँ जिसका मास है 1 kg, सेकेंड बॉडी ली उसका मास भी है 1 kg एंड थर्ड बॉडी ली उसका मास है 2 kg। ओके, ये 2 मीटर की डिस्टेंस पे है। ओके, तो इसका जो इनर्शिया है, तो इस पूरी बॉडी का इनर्शिया क्या लूंगी, क्योंकि यहाँ पे 3 मासेस है, तो ये हो गया m1 r1 स्क्वायर प्लस m2, ठीक है, r2 स्क्वायर प्लस m3 r3 स्क्वायर। ओके, तो m3 2 एंड r is 2। ओके, तो ये तो मेरा इनर्शिया हो गया। अब मैं आती हूँ रेडियस ऑफ जायरेशन पे। ओके, तो देखो बेटा, रेडियस ऑफ जायरेशन के अंदर होता क्या है, मान लीजिए ये जो बॉडी का होल मास है, ये जो बॉडी का होल मास है, जैसे आप देख सकते हैं 2 kg का मास इधर है, 1 kg का मास इधर है, 1 kg का मास इधर है, तो 2 3 4 टोटल कितना मास हुआ, 4 kg मास हुआ। तो ये रही इसकी एक्सिस, सेंटर एक्सिस, ओके, जिसके थ्रू कोई बॉडी रोटेट होती है। तो यहाँ पे टोटल जो मास है 4 kg का मास है, ये मैं क्या करती हूँ, सारा की सारा मास उठाती हूँ और ये किसी डिस्टेंस पे रख देती हूँ। ओके, तो व्हाट आई मीन टू से, मैंने क्या किया, जो होल बॉडी का मास था उसे एक पॉइंट पे कंसंट्रेट कर दिया। एक होल बॉडी का मास है उसे क्या किया मैंने, एक पॉइंट पे कंसंट्रेट कर दिया। तो ये पूरे जो अलग अलग मासेस थे उनको एक पॉइंट पे कंसंट्रेट किया, और जो ये डिस्टेंस पे कंसंट्रेट किया है ना, जिस डिस्टेंस पे रखा है सेंटर से, उसी को हम बोलते हैं रेडियस ऑफ जायरेशन। तो यहाँ पे एज यू कैन सी कि जो k है, k क्या है, रेडियस ऑफ जायरेशन है, और इसके इनर्शिया का फॉर्मूला क्या होता है, mk स्क्वायर। ओके, तो वंस अगेन आई एम रिपीटिंग व्हाट इज रेडियस ऑफ जायरेशन। जब भी मैं क्या करती हूँ, फुल बॉडी के मास को जो रोटेशनल एक्सिस में रोटेट हो रही है उसको मैंने क्या किया, एक पॉइंट पे कंसंट्रेट किया। ठीक है, और जिस डिस्टेंस पे उस मास को रखा है उसी को हमने क्या बोला है, रेडियस ऑफ जायरेशन। तो यहाँ पे जो k है उसका क्या है, k इज द रेडियस ऑफ जायरेशन, और इसके इनर्शिया का फॉर्मूला क्या होगा, mk स्क्वायर। अब द वन थिंग इज शुड बी प्रीटी क्लियर एक्चुअली एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हम जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया के अंदर इनर्शिया कैलकुलेट करते हैं और जो हमने रेडियस ऑफ जायरेशन के अंदर इनर्शिया कैलकुलेट किया है, दोनों का इनर्शिया क्या होता है, बिल्कुल सेम होता है। तो नाउ आई कैन सी I इक्वल टू I डैश। अब मैं इसे लैंग्वेज में देखती हूँ, तो देखिए यहाँ पे किस तरीके से आप इसको लैंग्वेज में लिख सकते हैं, रेडियस ऑफ जायरेशन इज द डिस्टेंस। रेडियस ऑफ जायरेशन एक्चुअली क्या है, रेडियस ऑफ जायरेशन एक डिस्टेंस है। ठीक है, यही डिस्टेंस तो है। ठीक है, इज द डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। अब देखिए कोई भी बॉडी है वो इसी एक्सिस पे रोटेट हो रही है, मान लेते हैं यहाँ पे ये इसी एक्सिस पे रोटेट हो रही है, वेयर होल मास ऑफ द सिस्टम। ओके, तो व्हाट इज द रेडियस ऑफ जायरेशन, रेडियस ऑफ जायरेशन इज द डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो एज यू कैन सी ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है। ओके, तो एक्सिस ऑफ रोटेशन से ये जिस डिस्टेंस पे रखा है
where whole mass of the system is assumed to be concentrated। तो as you can see यहाँ पे जो पूरी बॉडी का मास है, as you can see हमने क्या किया, उसे इस पूरे पॉइंट पे, इस पॉइंट पे कंसंट्रेट कर दिया। ओके, तो as you can see कि जो येलो कलर का है पूरा मास क्या है, यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटेड है, उसको हमने पूरे मास को उठाया और एक पॉइंट पे रख दिया। ओके, सो दैट द मोमेंट ऑफ इनर्शिया रिमेन्स द सेम। और दोनों के केस में इनर्शिया क्या होगा, बिल्कुल सेम होगा। तो एज यू कैन सी आई इक्वल टू आई डैश। ओके, तो नाउ यू कैन से इनर्शिया क्या हो जाएगा, एम के स्क्वायर। अब देखिए इस पे बेस्ड मतलब नॉर्मली रेडियस ऑफ जायरेशन का यूज क्यों होता है, कहाँ पे यूज करते हैं, मैं आपको एक प्रैक्टिकली एग्जांपल देती हूँ कि कभी आप लोगों ने जो इस टाइप का झूला देखा होगा जो सर्कुलर पाथ में मूव करता रहता है। ओके, 5 to 6 ब्लॉक्स होते हैं, ठीक है, अब ज्यादा भी ब्लॉक्स हो सकते हैं, ये साइज पे डिपेंड करता है। और इसके थ्रू क्या करते हैं, अब इसको ये जो पूरा मास है इसको क्या करते हैं, हम एक पॉइंट से कंट्रोल करते हैं, देखा होगा आपने। तो दैट इज द बेसिक एप्लीकेशन ऑफ रेडियस ऑफ जायरेशन। हम इसके कुछ सिग्निफिकेंस रीड करते हैं। द रेडियस ऑफ gyration helps in determining the pressure exerted at a particular point। हम एक पूरे पॉइंट पे लाके फाइंड आउट कर सकते हैं कि इसको पूरी बॉडी को कितना प्रेशर देना है। इट इज वेरी यूजफुल इन एस्टिमेटिंग द इंटेंसिटी एंड स्ट्रेंथ बिटवीन द गिवन क्रॉस सेक्शन ऑफ द एरिया। ओके, पूरा जो एरिया है ऑफ कोर्स उसकी इंटेंसिटी और स्ट्रेंथ को कैलकुलेट कर सकते हैं। द वन थिंग शुड बी प्रीटी क्लियर कि आप जितने पास में मास को रखोगे, आई का फॉर्मूला क्या है, एम के स्क्वायर। ओके, तो देखो K की वैल्यू जितनी कम होगी, K की वैल्यू जितनी कम होगी इनर्शिया उतना ही कम होगा। ठीक है, K की वैल्यू जितना कम हुआ इनर्शिया बॉडी का उतना ही कम हुआ। ओके, तो ये ही हमने क्या किया है, इसको यहाँ पे लैंग्वेज में लिखा है। द सेकंड थिंग कि जो रेडियस ऑफ जायरेशन ये कांस्टेंट नहीं है, क्योंकि आप जितनी ज्यादा डिस्टेंस पे रखते जाओगे इनर्शिया उतना ही इंक्रीज होता जाएगा। ओके, तो ये क्या है, जैसे जैसे आपने या फिर एक्सिस ऑफ रोटेशन चेंज किया तब भी इनर्शिया क्या होगा, चेंज होता जाएगा। तो दीज आर द बेसिक सिग्निफिकेंस। अब हमें जो रेडियस ऑफ जायरेशन है समझ आ गया, इसकी सिग्निफिकेंस समझ आ गई। अब इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल कैसे आते हैं, क्योंकि देखो बुक के अंदर तो क्या है, केवल थ्योरी लिखी हुई है एंड देन बहुत ज्यादा उसको एक्सप्लेन नहीं किया है, केवल जो डेफिनेशन पार्ट है वो उसको अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस उसके अंदर इतनी ज्यादा नहीं है। ठीक है, अब देखिए इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल कैसे आते हैं। तो देखिए यहाँ पे अगर हम एक सॉलिड स्फीयर का एग्जांपल लेते हैं, तो सॉलिड स्फीयर के इनर्शिया का फॉर्मूला क्या होता है, 2/5 mr स्क्वायर। ऑफ कोर्स इनर्शिया का फॉर्मूला आपको जितनी भी बॉडीज है, जितनी भी शेप्स हैं, सबके इनर्शिया का फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। प्रीवियस क्लास में हमने जितनी भी टाइप की शेप्स थी उनको देखा था और उनके इनर्शिया को फॉर्मूला भी देखा था। ओके, तो ये तो हो गया सॉलिड स्फीयर के इनर्शिया का फॉर्मूला। अब नॉर्मल रेडियस ऑफ जायरेशन के केस में देखते हैं, इनर्शिया का फॉर्मूला क्या होता है, एम के स्क्वायर। क्या होता है, एम के स्क्वायर। तो नाउ वी कैन से I इक्वल टू आई डैश। तो यहाँ पे 2/5 mr स्क्वायर किसके इक्वल हो गया, m के स्क्वायर के इक्वल हो गया। तो हियर यू कैन गेट द वैल्यू ऑफ k और रेडियस आप कुछ भी कैलकुलेट कर सकते हो। तो देखो यहाँ पे मास से तो मास कैंसिल आउट हो गया क्योंकि मास बिल्कुल इक्वल है। तो क्या हुआ, 2/5 r स्क्वायर इक्वल टू k स्क्वायर। तो नाउ यू कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ k एंड यू कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ r। अगर हम यहाँ पे k की वैल्यू देखें तो आपको क्या मिलेगी, अंडर रूट में 2/5 r। तो इसी तरीके से हर शेप के लिए रेडियस ऑफ जायरेशन क्या होता है, डिफरेंट होता है और एग्जैक्टली आपको इसी तरीके के न्यूमेरिकल मिलते हैं। देखने में बहुत ईजी है कि हमने पूरी बॉडी के मास को एक डिस्टेंस पे रखा है और उसी डिस्टेंस को हमने रेडियस ऑफ जायरेशन बोला है। बट अगर इसके न्यूमेरिकल आएंगे तो आपको इसी तरीके से मिलेंगे कि आपको कोई बॉडी की शेप गिवन होगी और उस बॉडी के शेप के अकॉर्डिंगली आपको क्या करना है, k को कैलकुलेट करना है, रेडियस ऑफ जायरेशन को कैलकुलेट करना है। तो उसके लिए रेडियस ऑफ जायरेशन के न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने के लिए आपको इनर्शिया का फॉर्मूला याद होना बहुत जरूरी है। अगर आपको इनर्शिया का फॉर्मूला याद है हर शेप का, तो रेडियस ऑफ जायरेशन के न्यूमेरिकल 110% सॉल्व हो जाएंगे। कैसे, जो भी सॉलिड स्फीयर के इनर्शिया का फॉर्मूला है उसे किसके इक्वेट करना है, m के स्क्वायर के इक्वल इक्वेट करना है। m से m कैंसिल आउट हो जाएगा और आपके पास k की इक्वेशन बन जाएगी। देन यू कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ r और यू कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ k also। okay, now come to the next topic, theorem of parallel axis। that is this is also very important। तो सबसे पहले देखते हैं कि बेटा थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस है वो यूज क्यों करते हैं। तो देखिए हमें ये तो पता चल गया था कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया के थ्रू कि मान लीजिए कोई रिजिड बॉडी है वो सेंटर पे है, ठीक है, तो सेंटर पे उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा, या फिर हमने उससे किसी डिस्टेंस पे किसी बॉडी को रखा तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा। बट अगर मैं आपको बोल रही हूँ कि बेटा पैरेलल एक्सिस पे इनर्शिया कैलकुलेट करना है, ठीक है, कोई और एक्सिस है, पैरेलल एक्सिस है, उसके अक्रॉस हमें क्या करना है, इनर्शिया कैलकुलेट करना है, तो फिर आप कैसे कैलकुलेट करोगे।
तो पैरेलल एक्सिस के अक्रॉस इनर्शिया कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है आई नॉट इक्वल टू आई सी प्लस एम एच स्क्वायर। यहाँ पे आई सी क्या है, पैरेलल एक्सिस, यहाँ पे आई सी क्या है, पैरेलल एक्सिस, और आई नॉट क्या है, जहां पे पूरी बॉडी का मास कंसंट्रेटेड है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया जहां से हम कैलकुलेट कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे एज यू कैन सी एम ओ पी इज अ लाइन, जहां पे हमें क्या करना है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, सेंटर एक्सिस है, और ये उसकी पैरेलल एक्सिस है जहां पे हमको कैलकुलेट करना है। तो दैट इज द आई सी, एंड इसका रिलेशन क्या होगा, आई नॉट इक्वल टू आई सी प्लस द मास ऑफ द बॉडी, और इन दोनों के बीच में जितना डिस्टेंस है उनके स्क्वायर के इक्वल। अब मैं एक बार इसकी लैंग्वेज रीड करती हूँ, द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ बॉडी अबाउट एन एक्सिस पैरेलल टू द बॉडी। तो देखिए हम यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसका कैलकुलेट कर रहे हैं, किस बॉडी का कैलकुलेट कर रहे हैं, जो एक्सिस के पैरेलल है, ठीक है, जो एक्सिस से पैरेलल है और कहाँ पे, जो सेंटर से पास हो रही है। ओके, तो ये हमारी सेंटर एक्सिस है, ये रही इसकी पैरेलल एक्सिस, इसका हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करना है। इस किसके इक्वल होगी, इज इक्वल टू द सम ऑफ द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द बॉडी अबाउट द एक्सिस पासिंग थ्रू द सेक्टर। तो यहाँ पे जो ये बॉडी है एक्सिस पासिंग सेंटर से पास हो रही है, एंड द प्रोडक्ट ऑफ द मास ऑफ द बॉडी टाइम्स द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन टू एक्सेस। तो यहाँ पे मास के स्क्वायर प्लस एच के स्क्वायर, तो जो दोनों के बीच का डिस्टेंस है इसके स्क्वायर के इक्वल क्या हो जाएगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया का हमारा फॉर्मूला हो जाएगा। दिस रिलेशन आपको याद होना चाहिए, क्योंकि इस पे बेस भी बहुत सारे न्यूमेरिकल आते हैं। यूज किस लिए करते हैं, पैरेलल एक्सिस का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करने के लिए। इसके बाद ये रिलेशन है, इसी को हमने लैंग्वेज में लिखा है। वंस अगेन आई एम रिपीटिंग, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ बॉडी अबाउट एन एक्सिस पैरेलल टू द बॉडी, ठीक है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया जिसे हमें इसका कैलकुलेट करना है, किसका कैलकुलेट करना है, पैरेलल एक्सिस का, जो किससे पास हो रही है, सेंटर एक्सिस से पास हो रही है, वो किसके इक्वल होगा, सम ऑफ द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ the body about an axis passing through the center and the product of the mass of the body times square of the distance between them. Okay, तो in this way we have to do this. अब हम क्या करेंगे, इसी को प्रूव करते हैं कि exactly ऐसा हुआ क्या है। तो I think so अगर आपको यहाँ पे लैंग्वेज भी नहीं समझ आएगी, बट if you will do the derivation तो of course आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया के सारे डाउट्स बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। ओके, तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे हमने क्या किया, एक देख रहे हैं कि ये जो सेंटर लाइन है, ठीक है, सेंटर लाइन से जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमें कैलकुलेट करना है, तो यहाँ पे एक्सिस एम ओ पी है, ठीक है, जो ओ पॉइंट से पास हो रही है। इन द सेम वे एक एक्सिस ए सी बी है, जो कहां से पास हो रही है, सी पॉइंट से पास हो रही है। इन दोनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस कितना है, एच एज्यूम किया, और हमको जिस मास पे कैलकुलेट करना है, तो मान लीजिए ये जो डी पॉइंट है, ये डी पॉइंट पे क्या सोच लगाते हैं कि हम एज्यूम करते हैं कि इस डी पॉइंट पे ही सारा मास है। ओके, तो इस पॉइंट से हमें क्या करना है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया को कैलकुलेट करना है। तो हम कैसे करेंगे, तो सबसे पहले जो ये लाइन है, ये जो लाइन है, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला लिखते हैं। तो आई सी इक्वल टू, देखिए क्या लिखा हमने, किस तरीके से लिखा, मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ, क्योंकि देखिए इनर्शिया का फॉर्मूला क्या होता है, एम एच स्क्वायर। ओके, क्या होता है, एम एच स्क्वायर। अब हम यहाँ पे मास को क्या लेते हैं, पॉइंट मास की तरह एज्यूम करके लेते हैं। क्या लेके चलते हैं, पॉइंट मास की तरह लेके चलते हैं। तो इसको हमने क्या लिख दिया, डीएम लिख दिया। क्या लिख दिया, इस तरीके से इंटीग्रेट लगा के डीएम लिख दिया। अब देखिए इसको किस तरीके से लिखा है, तो सबसे पहले मैंने लिखा आईसी के लिए। तो आईसी के लिए क्या लिखा, यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, तो क्या होगा, एम एच स्क्वायर। ओके, तो मास के लिए मैंने क्या लिखा, m की जगह लिखा ये dm इंटीग्रेट लगा के, क्योंकि पॉइंट मास है। इसके बाद क्या है, h स्क्वायर, हमें क्या चाहिए, डिस्टेंस चाहिए। तो देखिए इसका IC के लिए कैलकुलेट कर रहे हैं, IC के लिए कैलकुलेट कर रहे हैं, तो इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है दैट इज DC स्क्वायर। ओके, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, DC स्क्वायर। तो ये लिखा हमने IC का फॉर्मूला। इसके बाद हम लिखते हैं I नॉट का फॉर्मूला। यहाँ पे इनर्शिया कितना है, तो सबसे पहले तो हमने देखिए डायरेक्टली dm लिख दिया, m की जगह dm, और इसके बाद क्या है, h स्क्वायर, किस डिस्टेंस पे है। तो देखिए ये पूरा पॉइंट मास है, ये पूरा मास है, और ये यहाँ से किस डिस्टेंस पे है, o डिस्टेंस पे तो है, तो ये कितना आ गया, OD स्क्वायर dm। तो आई थिंक सो अभी आपको समझ आया होगा कि किस तरीके से लिखा है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऐसे ही कैलकुलेट करते हैं ना, कि जिस पॉइंट मास से हमें कैलकुलेट करना है उसका डिस्टेंस, ऐसे ही तो फॉर्मूला लिया था ना, m1r1 स्क्वायर प्लस m2r2 स्क्वायर। तो यहाँ पे एक ही रेडियस है, तो दैट इज द DC स्क्वायर। यहाँ पे क्या है, OD स्क्वायर। तो जिस डिस्टेंस पे है उसी डिस्टेंस का हमने यहाँ पे फॉर्मूला लिख लिया। अब इसी तरीके से हम आगे चलते हैं, ठीक है। अब हम करेंगे क्या, देखो हम करेंगे ये I नॉट की इक्वेशन को लेंगे।
आई नॉट की इक्वेशन को लेंगे एंड इसको आई सी प्लस एम एच स्क्वायर के इक्वल प्रूफ कर देंगे। तो देखिए किस तरीके से करेंगे। अब यहाँ पे थोड़ा सा ये जो डेरिवेशन है यहाँ पे आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि हमें दो ट्राइंगल लेने हैं। कौन कौन से दो ट्राइंगल लेने हैं? तो देखिए एक तो ट्राइंगल ये हो गया, ठीक है, कौन सा ट्राइंगल? ओ एंड डी, दिस वन ट्राइंगल एंड द सेकंड वन ट्राइंगल ये वाला ट्राइंगल। तो ये आपको दिमाग में रखना है कि मुझे ये दोनों ट्राइंगल का यूज तो करना ही करना है। ओके, तो सबसे पहले देखिए आई ओ को लिखा, ये आई ओ है, किसका है? ओ डी स्क्वायर है। तो अगर आप यहाँ पे ये वाला ट्राइंगल देखो ओ डी एन, ठीक है, ये ट्राइंगल क्या है? ओ डी एन। तो ओ डी एन क्या है? यहाँ पे राइट एंगल ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल है तो इस पे पाइथागोरस थ्योरम लग सकती है। तो यहाँ पे देखिए ओ डी स्क्वायर किसके इक्वल होगा? ओ डी स्क्वायर किसके इक्वल होगा? डी एन स्क्वायर प्लस ओ एन स्क्वायर के इक्वल। सिंपल सी पाइथागोरस थ्योरम लगाई। हाइपोटेनस स्क्वायर किसके इक्वल होगा? बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो एज इट इज हमने ये फॉर्मूला लिखा और ओ डी स्क्वायर की जगह क्या पुटअप कर दिया? डी एन स्क्वायर प्लस ओ एन स्क्वायर। ओके, अब आगे सॉल्व करते हैं। तो देखिए अब इसके बाद हमें केवल इतना सा देखना है कि हमने ये तो लिख दिया है ओ डी स्क्वायर, ठीक है, ओ डी स्क्वायर को डी एन स्क्वायर प्लस ओ एन स्क्वायर। बट अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखें, अगर आप इसे ध्यान से देखें, जो ये ओ एन है, ये किसके इक्वल है? ये इक्वल है ओ सी प्लस सी एन के। किसके इक्वल है? ओ सी प्लस सी एन के। तो ओ एन की जगह हमने क्या पुटअप किया? ओ सी प्लस सी एन, ठीक है। तो इस इक्वेशन में देखिए क्या है? डी एन स्क्वायर प्लस ओ एन स्क्वायर डी एम। तो ओ एन की जगह हम क्या पुटअप करते हैं? ओ सी प्लस डी एन होल स्क्वायर। ओके, तो वंस अगेन हम इसको आगे सॉल्व करेंगे। तो ये डी एन स्क्वायर डी एम हो गया, ठीक है। आगे इक्वेशन को ओपन करते हैं क्योंकि ये वाला जो पार्ट है ये तो क्या है? ब्रैकेट में है। इस तरीके से आगे इंटीग्रेट लगाए तो सबको अलग अलग कर लिया। ओके, तो ये हो गया डी एन स्क्वायर डी एम। यहाँ पे देखिए क्या हो गया? ए प्लस बी होल स्क्वायर। ओ सी प्लस सी एन का होल स्क्वायर है तो ये किसका हो गया? ए प्लस बी होल स्क्वायर। ओके, तो ए प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो दिस इज द ओ सी स्क्वायर डी एम। ओके, आगे इंटीग्रेट का साइन आ गया। इन द सेम वे इधर हो गया सी एन स्क्वायर डी एम। ओके, इसके बाद हो गया 2ab, तो 2 ओ सी इंटू सी एंड डी एम। ओके, तो इस तरीके से हमने क्या किया? आई नॉट की क्वेश्चन को सॉल्व किया। वंस अगेन आई एम रिपीटिंग, आई नॉट को कैसे सॉल्व किया है? सबसे पहले ओ डी के अंदर ये जो ट्राइंगल है हमने लिया ओ डी एन, तो इसमें फॉर्मूला लगाया, पाइथागोरस थ्योरम लगाई, तो ये हो गया ओ एन स्क्वायर प्लस डी एन स्क्वायर। ओके, आगे क्या किया? जो ये ओ एन है इसको अगेन दो पार्ट्स में तोड़ा, ओ सी प्लस सी एन। ओके, एंड देन इसके बाद ए प्लस बी का होल स्क्वायर सॉल्व किया। अब देखिए आगे, देखिए यहां तक हम ऑलरेडी कर चुके हैं, तो एज इट इज मैंने यही इक्वेशन लिखी है। अब हमें क्या लेना है? दूसरा ट्राइंगल लेना है। इन द स्टार्टिंग आई टोल्ड यू ना कि बेटा दो ट्राइंगल है, तो अब हम ये वाला ट्राइंगल लेंगे। ओके, तो एज यू कैन सी ये कौन सा ट्राइंगल है? डी सी एन। ये कौन सा ट्राइंगल है? डी सी एन। तो एज यू कैन सी यहाँ पे डी सी स्क्वायर किसके इक्वल होगा? डी सी स्क्वायर किसके इक्वल होगा? सी एन स्क्वायर प्लस डी एन स्क्वायर। कुछ इस तरीके का ट्राइंगल है, ठीक है, डी सी एन। ये भी राइट एंगल ट्राइंगल है तो पाइथागोरस थ्योरम लगेगी। तो इसमें देखिए एज यू कैन सी किसके इक्वल हुआ? ये डी सी स्क्वायर किसके इक्वल हुआ? सी एन स्क्वायर प्लस डी एन स्क्वायर। तो दिस इज द सी एन स्क्वायर प्लस डी एन स्क्वायर। ओके, तो अब अगर आप इस इक्वेशन में देखो तो इस इक्वेशन में सी एन स्क्वायर भी है प्लस डी एन स्क्वायर भी है। तो ये जो सी एन स्क्वायर और डी एन स्क्वायर है इनको मिला के हम किसके इक्वल लिख देते हैं? डी सी स्क्वायर के इक्वल रख देते हैं। एक तो ये टर्म है, ये रही डी एन स्क्वायर एंड दिस इज द सी एन स्क्वायर। तो इसकी जगह क्या आ गया? डी सी स्क्वायर डी एम। अब इसके बाद क्या बचा? ओ सी स्क्वायर डी एम प्लस 2OC C एंड DM। ओके, तो अब हमारा 90% काम हो चुका है। अब देखते हैं अपनी इक्वेशन में। तो देखिए स्टार्टिंग में ही हमने जो ये DC स्क्वायर DM है, DC स्क्वायर DM है, इसको किसके इक्वल बनाया था? ये किसका फॉर्मूला था? ये IC का फॉर्मूला था। तो एज यू कैन सी IC यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसके इक्वल होगा? MH स्क्वायर। तो M के लिए लिखा, इंटीग्रेट लगा के DM, और जो डिस्टेंस है DC है तो ये किसके इक्वल था? IC के इक्वल हो गया। तो ये I नॉट इक्वल टू IC, प्लस का साइन लगाया। इसके बाद आते हैं OC पे, ठीक है, OC स्क्वायर DM। ओके, तो यहाँ पे DM एज इट इज लिखा। अब अगर आप यहाँ पे डिस्टेंस देखो OC डिस्टेंस कितनी है? H है। OC डिस्टेंस कितनी है? H है। तो इसको हमने किसके इक्वल लिख दिया? H स्क्वायर के इक्वल। OC स्क्वायर है तो कितना हो गया? H स्क्वायर DM। ओके, इसके बाद हम क्या करते हैं? जो ये 2OC CN है इसको किसके इक्वल पुटअप करते हैं? जीरो के इक्वल। क्यों जीरो के इक्वल पुटअप किया है? तो एज यू कैन सी बेटा कि जो यहाँ पे ये CN है,
कोई भी एक्सिस सीधे सेंटर से होती है तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, जीरो होता है। मैं आप लोगों को फिगर्स एक्सप्लेन करती हूँ तो ये आपको समझ आ जाएगा। ये इसका सेंटर पॉइंट है, ये रहा इसका CN, तो ये सेंटर के अक्रॉस ये स्ट्रेट लाइन यहाँ पर इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो यहाँ पे CN वाली टर्म जीरो हो गई, तो ये वाली पूरी टर्म क्या हो गई, जीरो हो गई। एंड हमें फॉर्मूला क्या मिला, I नॉट इक्वल टू IC प्लस MH स्क्वायर। ओके, तो ये हमें फॉर्मूला प्रूव करना था, एज इट इज हमने यहाँ पे प्रूव कर दिया। द डेरिवेशन वाज वेरी इंपॉर्टेंट एंड ऑफ कोर्स इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल भी आते हैं। तो ये था थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस एंड इसी के बाद हम समझते हैं थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस। तो देखिए थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस, इसको समझना बहुत अच्छे से जरूरी है क्योंकि ये क्या है, लैमिना प्लेन के लिए यूज होता है। लैमिना का मतलब क्या होता है, फ्लैट सरफेस के लिए। ओके, तो व्हाट आई मीन टू से कि मान लीजिए कि आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करना है प्लेन सरफेस का। तो जैसे मान लेते हैं ये एक प्लेन सरफेस है, ओके ये प्लेन सरफेस है, आपको यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करना है। और कैसे कैलकुलेट करना है, अबाउट एन एक्सिस परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन। अब देखिए इसके जो परपेंडिकुलर प्लेन है, ठीक है, वो कौन सा है, जेट प्लेन है। ओके, तो इस जेट प्लेन के अकॉर्डिंगली ये देखिए फ्लैट सरफेस है, फ्लैट सरफेस के परपेंडिकुलर, फ्लैट सरफेस के परपेंडिकुलर कौन सा प्लेन है, जेट प्लेन है। इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसके इक्वल होगा, तो दैट विल बी इक्वल टू द सम ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया। किसके सम के इक्वल होगा, अबाउट टू म्यूचुअल परपेंडिकुलर एक्सिस। मतलब अगर आप यहाँ पे इस एक्सिस पे कोई भी फ्लैट सरफेस का परपेंडिकुलर, ये जैसे फ्लैट सरफेस थी इसके परपेंडिकुलरली हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पे परपेंडिकुलर क्या है, जेट एक्सिस है, जेट एक्सिस पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करना है। तो ये किसके सम के इक्वल होगा, ये सम के इक्वल होगा जो इन दोनों के परपेंडिकुलर होगा। मतलब ये जेट एक्सिस है तो दोनों प्लेन ऐसे जो जेट एक्सिस से परपेंडिकुलर हो। तो यहाँ पे जैसे वाई एक्सिस है ये भी परपेंडिकुलर है, एक्स एक्सिस है ये भी परपेंडिकुलर है, और ये क्या होना चाहिए, उसी बॉडी के ऊपर ही होना चाहिए, ये उस सरफेस के ऊपर होना चाहिए। तो यहाँ पे जो y और x है ये दोनों की दोनों इस सरफेस के ऊपर है। तो यहाँ पे IZ का फॉर्मूला क्या हो गया, IX प्लस IY। तो दैट इज द थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस। वंस अगेन आई एम रिपीटिंग हियर, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ प्लेन लैमिना। ठीक है, हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसका कैलकुलेट कर रहे हैं, प्लेन लैमिना का, जो किसके परपेंडिकुलर है, अबाउट एन एक्सिस परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन। ठीक है, तो यहाँ पे जेट एक्सिस है वो इसके परपेंडिकुलर है, किसके इक्वल होगा, सम ऑफ द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट टू म्यूचुअल परपेंडिकुलर एक्सिस। तो ये जो y है और ये x है ये आपस में भी परपेंडिकुलर है, ये म्यूचुअली भी परपेंडिकुलर है, और ये जेड एक्सिस के भी परपेंडिकुलर है। ओके, एंड एक्सिस कॉन्करेंट विद द परपेंडिकुलर एक्सिस एंड लाइंग इन द प्लेन ऑफ द लैमिना बॉडी। और ये क्या कर रही है, प्लेन बॉडी के ऊपर लाई भी कर रही है। ओके, तो दिस इज द थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस एंड दिस इज द थ्योरम एंड वी हैव टू प्रूव दिस, IZ इक्वल टू IX प्लस IY। तो देखिए अब हम इसको कैसे प्रूव करेंगे, तो ऑफकोर्स हमें क्या करना है, यहाँ पे इनर्शिया का फॉर्मूला लेना है। तो एज यू कैन सी यहाँ पर जो ये एक्स एक्सिस पे देखते हैं सबसे पहले, तो ये देखिए एक्स एक्सिस से ये पॉइंट कितने डिस्टेंस पे है, P डिस्टेंस पे है, और ये Y एक्सिस से यहाँ पे कितने डिस्टेंस पे है, ON डिस्टेंस पे। तो ये ON MP, ये x और y एक्सिस का डिस्टेंस आ गया, ये OM, ठीक है, सेंटर से, ये सेंटर से ON। ओके, अब हम क्या करते हैं, इनर्शिया का फॉर्मूला लिखते हैं। किसका फॉर्मूला लिखेंगे, इनर्शिया का। तो सबसे पहले हम लिखते हैं IX के लिए, ठीक है, IX के लिए। तो देखिए IX के लिए अगर हम इनर्शिया का फॉर्मूला देखते हैं तो ऑफ कोर्स फॉर्मूला क्या होता है इनर्शिया का, mh स्क्वायर। तो m की जगह तो हमने लिख दिया dm, एज इट इज, एज यू कैन सी यहाँ पे लिखा है dm। अब देखते हैं ये सेंटर से किस डिस्टेंस पे है। तो अगर हम देखा जाए तो ये सेंटर से किस डिस्टेंस पे है, y डिस्टेंस पे है। ये सेंटर से ये भी y डिस्टेंस पे, ये भी y डिस्टेंस पे। तो क्या हो जाएगा x एक्सिस के लिए y स्क्वायर dm, क्या हो जाएगा y स्क्वायर dm। सेंटर से किस डिस्टेंस पे है, y डिस्टेंस पे है, तो y स्क्वायर dm। इन द सेम वे अब हम किसके लिए फॉर्मूला लिखेंगे, y एक्सिस के लिए लिखेंगे। किसके लिए फॉर्मूला लिखेंगे, y एक्सिस के लिए। तो अब हमें लिखना है IY। तो ये रही हमारी IY, ये रही लाइन। अब ये वाली y एक्सिस के अंदर सेंटर से कितनी दूर है, x डिस्टेंस पे है, तो ये हो गया x स्क्वायर dm। ओके, इन द सेम वे जेड एक्सिस से लिखेंगे। तो जेड एक्सिस के सेंटर पे ये वाली एक्सिस आई परपेंडिकुलर, तो इसका फॉर्मूला क्या हो गया, r स्क्वायर dm। ओके, तो ये तो हमने इनर्शिया का फॉर्मूला लिख लिया तीनों का। अब देखिए इस r को ही हमें सॉल्व करना है, इसको सॉल्व करना है, r को ही सॉल्व करना है। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे एज इट इज एक राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है कि नहीं बन रहा है, कौन सा ट्राइंगल बन रहा है, राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है। कौन सा है, तो देखिए ये रहा राइट एंगल ट्राइंगल।
ओके, तो नाउ यू कैन सी इस राइट एंगल ट्रायंगल में ये क्या है, आर स्क्वायर है। हाइपोटेनस का स्क्वायर किसके इक्वल होगा, बेस पर परपेंडिकुलर, तो बेस कितना है वाई स्क्वायर, परपेंडिकुलर क्या है एक्स स्क्वायर, तो आर स्क्वायर की वैल्यू क्या हो गई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। हम क्या करते हैं, आर स्क्वायर की वैल्यू पुटअप करते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ओके, तो नाउ यू कैन सी अलग अलग किया, आई जेड क्या हो गया एक्स स्क्वायर डीएम प्लस वाई स्क्वायर डीएम। तो नाउ यू कैन से यहाँ पे जो एक्स स्क्वायर डीएम है उसको हमने किसके इक्वल किया था, वाई स्क्वायर डीएम के, एंड आई वाई को एक्स स्क्वायर डीएम के। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर डीएम एंड वाई स्क्वायर डीएम की वैल्यू पुटअप करी एंड यहाँ से हमने प्रूव कर दिया आई जेड इक्वल टू आई एक्स प्लस आई वाई। तो आज की क्लास में बेटा हम लोगों ने थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस का कंसेप्ट समझा, थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस का कंसेप्ट समझा। इसी के साथ हमने एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक किया दैट इज रेडियस ऑफ जायरेशन। आई होप सो आज की क्लास में आप सभी को समझ आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। प्लीज टेक केयर ऑफ योर, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज क्लिक टू सब्सक्राइब।